हाय गाइस। बेटा पिछले वाली वीडियो में हमने क्या स्टडी किया? हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर स्टडी किए, फिर उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ी उनकी, फिर उसके बाद हम थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर में आगे बढ़े तो हमें लैटिस एंथैल्पी रास्ते में मिली। ठीक है, एक पॉइंट जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूं कि हमने जो आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होगा, ना कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो मतलब जो आयनिक बॉन्ड होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होगा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके अंदर कुछ आयनिक करेक्टर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मान लो मैं बोल दूं कि ये 100% किसी के अंदर है तो कोवेलेंट करेक्टर 0% होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कोई बॉन्ड 90% आयनिक है, मतलब आयनिक करेक्टर दिखा रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब 10% तो कोवेलेंट करेक्टर होगा ही। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं कोवेलेंट करेक्टर निकाल लूं किसी बॉन्ड का तो मुझे उसका आयनिक करेक्टर पता चल जाएगा कि भाई वो कितना आयोनिक है या वो कितना आयोनिक नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। हम केवल क्या स्टडी करेंगे आज कि मैं ये बता सकता हूं केवल कि जैसे मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं भाई, एक NaCl है, एक KCl है। इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन ज्यादा आयनिक है और कौन कम आयनिक है, मतलब कंपैरेटिवली स्टडी हम कर सकते हैं। हम एक ऐसा रूल आज पढ़ेंगे जिसमें हम दो कंपाउंड्स, तीन कंपाउंड्स, चार कंपाउंड्स में ये बता सकते हैं कि कौन ज्यादा आयनिक है और कौन कम आयनिक है। ठीक है, या कौन ज्यादा कोवेलेंट है और कौन कम कोवेलेंट है। हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन कितने % है, लेकिन ये जरूर कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, अगर आप बुक के हिसाब से जाते हो सॉरी बेटा, अगर आप बुक के हिसाब से जाते हो तो उसमें टॉपिक आता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। सॉरी, सबसे पहले हम बताएंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया इसके बारे में वैसे थोड़ा सा चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं। ये पूरी वीडियो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। ठीक है, जो बनता है कैटायन और एनायन के बीच में। कौन सा फोर्स लग रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा था। नाउ होता क्या है बेटा, कभी कभी ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ करे कि ये जो नेगेटिव चार्ज स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये जो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, इसे बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया एक बॉल ले लो। ये क्या है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब एक बॉल ले लो रबड़ की, उसको बीच में से काट दो तो उसके दोनों साइड क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों साइड बेटा सेम होंगे, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर दोनों को काटो और सेम ना हो, जैसे मान लो ये मैंने एक शेप बना रखी है तुम्हारे सामने, अगर मैं इसे यहां से बीच में से काटता हूं, ऐसे चाकू से ऐसे काटता हूं,
तो ये जो आगे का हिस्सा पतला वाला कटेगा, ये पीछे मोटे वाले के हिस्से के बराबर नहीं होगा, ये वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। हाँ, लेकिन स्फेरिकल होता तो उसको काटोगे तो वो सिमेट्रिकल होता। तो पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा करे कि इसको अपनी ओर खींच ले। और कभी कभी क्या होता है, ये आयनिक बॉन्ड बन गया, ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो स्फेरिकल डेंसिटी है वो जो स्फेरिकल थी उसमें से कुछ ऐसे झुक जाए, थोड़ा ओवल शेप जैसा बना ले, तो क्या होगा, सिमेट्रिकली नहीं रहेगा। अब क्या होगा, अनसिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और पॉजिटिव की तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, है ना। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे, ये चांस बढ़ जाएगा। जैसे ही इसके अंदर अनसिमेट्रिकल नेचर आता जाएगा वैसे वैसे चांस बढ़ जाते हैं कि ये शेयरिंग कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैटायन को दे दे। ठीक है, शेयरिंग करना स्टार्ट कर दे। तो इन दोनों के बीच में ऐसे में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसके कारण क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। इज इट क्लियर बेटा। तो अब कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन पता है तुम्हें। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आयनिक करेक्टर था, पहले स्फेरिकल था, वो कम हुआ जी, है ना, कम हुआ, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना, वो सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हुई। और जैसे ही वो अनसिमेट्रिकल बना बेटा, जैसे ही वो अनसिमेट्रिकल बना वैसे ही क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपके ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मैं कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन तो तुम्हें बता देता हूं, वो तो तुम्हें भी पता होती है। ठीक है, क्या होती है कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, जल्दी से बताओ। है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यही लिख लो, एग्जांपल लिख लो, H2 के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंपल हो गया, डेफिनेशन लिख ली हमने जो बोली अभी। वीडियो पॉज कर लो या रिपीट करो, जो मैंने अभी बोला है वो फटाफट से डेफिनेशन लिख लो। अब हम चलते हैं कि कौन बॉन्ड कितना आयनिक होगा या कोई आयनिक बॉन्ड कितना कोवलेंट होगा। ठीक है, ये चीज पे हम डिस्कस करेंगे। इसको बताने के लिए एक 19 लगभग 25 के अराउंड एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था केमिस्ट फजान। ठीक है, वो फजान ने एक रूल दिया बेटा। फजान ने क्या बोला कि नन ऑफ द बॉन्ड इज 100% आयोनिक। 100% आयोनिक नहीं होगा तो मतलब कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। इट कंटेन्स सम कोवलेंट कैरेक्टर, which depends on polarizing power, पूरा लिख लो ये, ठीक है, polarizing power of cation and polarizability of anion। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर कैरी करता है। और ये कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ये दोनों जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, ऐसे लिख दो अगली लाइन, हायर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और
पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, ये सब पॉइंट्स लिख लो, ऑफ एनायन हायर विल बी दी, हायर HIGHER, हायर विल बी द पोलराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऐसे डाइपोल बन जाता है, डाइपोल बन जाता है, ठीक है। हायर विल बी द पोलराइजेशन एंड हायर विल बी द पोलराइजेशन, हायर द पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा वो उतना ही उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐसे लिखो, हायर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, हायर विल बी द, हायर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। इज इट ओके बेटा? हायर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा? ये पोलराइजेशन हमारी समझ में नहीं आता है, सब समझाएंगे, लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हो गया। चलो एक एक करके पढ़ेंगे सब। सबसे पहले कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होती है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, फिर ये पोलराइजेशन क्या होता है। वैसे तो एक झलक में तुम्हें दिखा चुका हूं अभी जब मैं वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला डायग्राम बना रहा था, लेकिन फिर भी चलो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा बेटा कैटायन और ये रहा बेटा एनायन, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैं भी नहीं जानता, और वो क्या कैटायन, उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इनको कैसे कंपेयर करना है, मस्त एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, एक ले लो भाई साहब एग्जांपल। एक आए स्पीकर कुछ बोलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ये क्या है, क्राउड है, ये क्या है, क्राउड है जो पब्लिक सामने बैठी होती है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बैठे हैं। ये स्पीकर आए, या ये समझ लो ये जनता है, शायद बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, ये मान लो ये जनता है, ये नेताजी। नेताजी को, इस पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे बोलेंगे नेताजी की पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे? नेताजी की पोलराइजिंग पावर। और इसकी जो, इसका जो डिस्पर्जन है, ऐसे पिचकना, डिस्पर्स होना, चार्ज जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है बेटा, फिर बोल रहा हूं, चार्ज डेंसिटी लिख लो, कहीं लिखना है तो, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई किसे बोल रहा हूं? तो इसकी जो इतने वॉल्यूम में जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, ऐसे झुकने लगेगी। अगर इनका अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो ये धीमे धीमे क्या करेंगे, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो चार्ज डेंसिटी बोर्ड पे दिख रही है, बोर्ड पे दिख रही है, ये क्या होगा बेटा, धीमे धीमे ऐसे इसकी तरफ डिस्पर्स होने लगेगी, ठीक है। तो नेताजी की क्या थी, नेताजी मतलब कैटायन, इनकी क्या थी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी मतलब कौन पोलराइज हो रहा है, मतलब चार्ज डेंसिटी किसकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एनायन की, एनायन की। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, एनायन की, पोलराइजेबिलिटी। इज इट क्लियर बेटा? पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। क्या आपको दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से दिख रहा है। फोकस क्लियर है आपको कि ज्यादा ब्राइट है? शायद ज्यादा ब्राइट है, एक सेकंड बस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट है एकदम, ठीक है। तो एनायन की क्या हो गई बेटा, पोलराइजेबिलिटी। ये जो प्रोसेस हुई है पूरी, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? पोलराइजेशन। अब देखो, जितनी ज्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी
उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। और जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। वही तो तुम्हें लिखाया था अभी, सेकंड पॉइंट चेक करो, अभी जो लिखा है वो 3-4 पॉइंट, उनमें सेकंड पॉइंट यही तो था कि जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी तो उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो हमें, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि शेयरिंग के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। अब क्या होगा, जनता नेताजी को सुनेगी, अपने थॉट्स इनके साथ शेयर करेगी, आराम से कनेक्शन बैठ जाएगा, दोनों शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब तक पोलराइजेशन नहीं होता है तब तक इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर रहता है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी है, कोई भी डिस्पर्स नहीं हुआ। डिस्पर्स का मतलब होता है स्फेरिकल, सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल बनना, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो पढ़ लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। यही पूरा फजान के पोस्टुलेट्स है और कुछ नहीं है जो समझा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। चलो सबसे पहले कैटायन पे आओ, सबसे पहले कैटायन पे आओ बाबू। कैटायन की पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, और जितना पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम आयोनिक कैरेक्टर होगा, मतलब आयोनिक बॉन्ड के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर के लिए हम कुछ फैक्टर लिख रहे हैं। एक तो ये डिपेंड करता है साइज पे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन है, कितना होगा, इतना बड़ा एटम होगा। एक लिथियम है, ये H+ है, मान लो ये इसका कैटायन है, लिथियम का Li+ बनता है, ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो जानते हो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज होता चला जाता है, ये और बड़ा होगा, K+ इससे और भी बड़ा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतने से में डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल इतने से में, ठीक है, जबकि इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसका और भी ज्यादा में, और इसका तो बहुत ज्यादा में। तो चांस यहां बढ़ जाते हैं कि ये पूरे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इसका तो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले ये अपना एक साथ तो हो तब जाके अट्रैक्ट कर सकता है। माना कि इस पे ज्यादा है लेकिन वो ज्यादा वॉल्यूम में भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो चार्ज वाला, वॉल्यूम वाला फैक्टर यहाँ प्रेडोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है चार्ज के ऊपर। इसीलिए तुम्हें देखना है कि साइज किसका कम है, साइज ऑफ द कैटायन किसका कम है। जिसका साइज ऑफ द कैटायन कम होगा, साइज ऑफ द कैटायन कम होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हाई होगी। ऐसे लिखो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, charge density will be higher, charge density will be higher and hence polarizing power is higher। PP लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, है ना। polarizing power is higher, polarizing power is higher मतलब फिर तो यहां आ जाओ, पोलराइजेशन हायर, कोवेलेंट कैरेक्टर हायर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मैं ऐसे लिख दूं, साइज ऑफ द कैटायन के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा, डायरेक्ट लिख दूं कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। साइज ऑफ द कैटायन के, देखो वो पूरा सीक्वेंस लिखना है तो वीडियो पॉज करो, वीडियो बैक कर लो, वहां से लिख लो, ठीक है। साइज ऑफ द कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोलराइजिंग पावर, ठीक है, और इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, एक्सप्लेन तो कर दिया तुम्हें क्यों होगा। सेकंड पॉइंट पे आओ, चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन, ये तो डाउन द ग्रुप में पता लगा लोगे तुम, लेकिन मान लो कि एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, इनमें सोडियम का साइज बड़ा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होगा, दोनों की एटॉमिक रेडियस चेक कर लो, ज्यादा अंतर नहीं आता है अलोंग द पीरियड, चार्ज ज्यादा नहीं घटता है साइज, ठीक है, सॉरी चार्ज नहीं बेटा साइज, ठीक है। तो इसका जब Na+ बनेगा कैटायन, इसका Ca2+ बनाने की कोशिश करता है,
ठीक है। फिर आगे एल्यूमिनियम 3+ भी आ सकता है। तो जब अलोंग दी पीरियड की बात हो रही हो तो हम साइज की बात ना करके हम बात करेंगे चार्ज ऑन दी कैटायन की, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स की बात हो रही हो। तो चार्ज ऑन दी कैटायन जिसका ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है कमी ज्यादा है। इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब ज्यादा कमी है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो आराम से इसकी तरफ डिस्पर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, आराम से डिस्पर्स हो जाएगा। इसीलिए बेटा क्या होगी यहाँ पे, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, या चार्ज ऑन द कैटायन ज्यादा होगा जिसका, दैट इज 3+ ज्यादा है 2+ से, तो इस ऑर्डर में पोलराइजिंग पावर होगी। तो यहां लिख दूं चार्ज ऑन द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली लिख रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को, एग्जाम्पल से चल रहे इसलिए हम, ठीक है। थर्ड एक आ जाता है इसमें पॉइंट, द एलिमेंट्स which have pseudo noble gas configuration, the elements which have pseudo noble gas configuration, that is शॉर्ट में लिख देते हैं PNGC, have high polarizing power, मतलब ये क्या होता है सर, स्यूडो, नया टॉपिक आ रहा है, ठीक है। नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस कन्फिगुरेशन किसका होगा, नोबल गैस का क्या होता है, नोबल गैस कन्फिगुरेशन NH2 NP6 18th ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कन्फिगुरेशन यही होता है। जैसे बात करते हैं हम, है ना, नियोन की, एटॉमिक नंबर 10, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 2s2 2p6, ठीक है। इसके नीचे आती है आर्गन 18, दैट इज 3s2 3p6, तो मैंने जनरली लिख दिया NS2 NP6। ये क्या है, नोबल गैस कन्फिगुरेशन। स्यूडो का मतलब होता है नहीं नोबल गैस, लेकिन कोशिश करती है कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं, नोबल गैस जैसा दिखने की कोशिश। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनकी nth सबसेल में D फुल हो, क्या बोला, जिनकी nth सबसेल में D फुल हो, है ना, इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन। और इसे ऐसे ND को बाद में नहीं, ND को आगे लिखते हैं, NH2 NP6 और ND10। स्यूडो का मतलब हो गया फेक, मतलब है नहीं लेकिन बनने की कोशिश कर रहा है ना। पिक्चरों में करते हैं ना, नकाब वकाब मास्क लगा लेते हैं, एकदम खाल से चिपका हुआ ऐसा लगता है वो ये करते हैं ना, चोरी वगैरह करने के लिए। तो NH2 NP6, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो अब तुम समझाने के लिए, कॉपर, ठीक है, आपको दिख रहा है नीचे तक, ये चेक कर लेने दो एक बार, कहां तक दिख रहा है आपको। अरे वाह, अभी तो बहुत स्पेस है सर, पढ़ाइए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ाते हैं। जैसे कॉपर है, एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 29, कितना कन्फिगुरेशन है बताओ, आउटर मोस्ट कितना होता है 3s2 पे आओ, मैं 3s2 से चालू कर रहा हूँ, 3p6, इससे आगे भी होता है, ठीक है, लेकिन मैं 3s2 से लिख रहा हूँ, 3s2 3p6 4s1 3d10, ये बताया था सर आपने, बिल्कुल यही होता है। तो मैं अगर यहाँ पे प्लस लगा दूं, इसका कैटायन बना दूं, ठीक है, Q+, Cu+ का मतलब हो गया Q+ आयन बनाया है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ प्लस लगाया मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से छोड़ेगा, सबसे बाहर वाली सेल है 4s, तो 4s में से वो इलेक्ट्रॉन देता है सबसे पहले, तो 4s क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको नहीं भी लिखूं तो चलता है, वैसे ये 4s सेल वहां होती है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, तो क्या बचता है, केवल Cu+ का कन्फिगुरेशन ये हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10। जरा चेक करो, NH2 NP6 ND10, जी इसे ही बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन। तो कॉपर के नीचे कौन आता है, Cu, Ag आती है, Ag+, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा 4s2 4p6 4d10 हो जाएगा।
उसके नीचे क्या आता है, Au गोल्ड आता है, Au प्लस, उसका क्या हो जाएगा 5s2 5p6 5d10। इससे आगे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल ये मेंशन कर रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5s आया मतलब यहाँ 4f भी आ रहा होगा, लेकिन हमें तो इससे मतलब है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो ये दिखा सकते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कौन दिखा सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक का एटॉमिक नंबर बताओ 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा 3s2 3p6, इससे आगे भी होगा 3p6 है ना। इसके बाद आप नोबल गैस से मेंशन करना है तो एक काम करो, ब्रैकेट में आर्गन लिख दो, यहां भी आर्गन लिख देना पहले, ठीक है। तो आर्गन के बाद तो सिंपल क्या बचता है, 4s2 बचता है और 3d10 बचता है, इसलिए आर्गन को तोड़ के ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आर्गन हटा देना, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3s उसी के अंदर आ गया, आर्गन वाले के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल लिखो, इससे आगे भी होंगे मैं, लेकिन 3s2 से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 3s2 3p6 4s2 और 3d10 जी, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। जरा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, +2 बनाओ इसे, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसके ऊपर 0 आ जाएगा। तो मैं 4s को हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल हटा दीजिए जी, हटा दिया। जरा देखो ns2 np6 nd10 बन गया ना। तो Zn के नीचे वालों का भी यही हश्र होगा, बिल्कुल होगा, 4s2 4p6 4d10 Hg, ठीक है, 5s2 5p6 और 5d10। ये जो 6 एलिमेंट हैं Zn Cd Hg और Cu Ag Au, ठीक है, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, इसीलिए इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सवाल आता है दिमाग में। तो हम तुम्हें बता दें कि जो डी सबसेल है, देखो यहाँ डी इंक्लूड हो रही है, तो जो डी सबसेल है बेटा वो क्या करती है, इसको समझने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मस्त समझा देते हैं, क्योंकि ये क्यों ऐसा होता है बहुत कम लोग ये समझाते हैं, हम समझा देते हैं। हाँ एक चीज, सर आप इतने इतने लंबे लंबे लेक्चर बनाते हो, लंबे लंबे लेक्चर बेटा ये कंपटीशन के पर्पज से बनाए जाते हैं, याद रखना। कोई आईआईटी और नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो ये सब रूल्स, ये सब लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वरना आज के लेक्चर में से अगर तुम्हें केवल अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ लेना, खत्म है। वहां पे फजान रूल ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये केवल कंपटीशन के पर्पज से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो स्किप कर देना आज की वीडियो, कोई परेशानी नहीं है, आपकी चॉइस है। हाँ लेकिन आपको अच्छा पढ़ना है, आगे नीट की तैयारी करनी है, तो हमसे नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग में पैसा देके कब पढ़ोगे, वहां पैसा बर्बाद करोगे, वो तुम्हारी इच्छा है, हम तो नहीं रोकेंगे। चलो कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल ले लो, एक HgCl2 ले लो, एक CaCl2 ले लो, ठीक है। देखो एनायन तो सेम है, कैटायन इसका क्या बनेगा बेटा, ये 2 नेगेटिव है तो Hg के ऊपर भी +2 आ रहा होगा, Ca के ऊपर भी +2 आ रहा होगा। जरा चेक करो Hg+2 ही तो है, उसी का कॉन्फ़िगरेशन तो था। तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाता है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, Hg+2 की ज्यादा होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका हाई होगा तो आयनिक बॉन्ड इसका अच्छा होगा, यहाँ पे ज्यादा आयनिक नेचर दिखा रहा होगा, ये बॉन्ड कोवेलेंट होगा, ठीक है। सर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखो जो डी सबसेल होती है उसकी शील्डिंग पावर कम होती है, शील्डिंग पावर कम है, ठीक है। मान लो ये D10 हो गई, ठीक है, D10 हो गई। अब इससे बाहर इलेक्ट्रॉन मतलब 4s वाले होंगे, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये अगर कैटायन था मेरा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके डी सबसेल सबसे बाहर है, तो जो एनायन यहां होगा, जब इसकी शील्डिंग पावर कम है तो ये क्या करेगा, यहां तक अपने अट्रैक्शन को लगा पाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, ज्यादा खींच पाएगा। अगर ये शील्डिंग पावर ज्यादा होती तो इसे रिपेल कर रहा होता, इसे क्या कर रहा होता, रिपेल कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। देखो ये कॉन्सेप्ट शील्डिंग वाला एक एटम के अंदर समझाया जाता है, बट
यहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज होता है एक्सप्लेन करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी ये एलिमेंट्स ऐसा कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो शील्डिंग पावर डी सब सेल की कम होगी, इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए क्या होता है बेटा, इसीलिए क्या होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर हाई हो जाती है कैटायन की, और आराम से एनायन को अपनी तरफ खींच सकता है। ये इसका रीजन है। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब तुम्हें समझ में आ गया सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कभी कोई रीजन नहीं पूछेगा, बता दिया है बस तुम्हें। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फेजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या ये समझ में आ गया? चलो अब पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं एनायन की, जल्दी से जल्दी बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तभी तो कंपटीशन के क्वेश्चन हमसे हिलेंगे, नहीं तो हम उनको देख के ही बंद कर देंगे। ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं तो हैं। चलो एनायन की पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं बेटा। एनायन की पोलराइजेबिलिटी की, तो सबसे पहले तो साइज ऑफ द एनायन पे आ जाओ। साइज ऑफ द एनायन, अब तुम मुझे बताओ कि एक एनायन इतना छोटा है, एक एनायन उससे बड़ा है, एक एनायन उससे भी बड़ा है, तो ज्यादा अच्छे से कौन डिस्पर्स हो पाएगा? मतलब ये फैलता है तो यहां तक आ पाएगा कुछ, ये जब फैलेगा तो और ज्यादा अच्छे से मतलब यहां तक आ जाएगा, ये जब फैलेगा तो और अच्छे से फैलेगा। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है वैसे ही उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब साइज ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट करेक्टर है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर। एक तो ये हो गया। अब इसमें एग्जांपल F माइनस ले लो, Cl माइनस ले लो, Br माइनस ले लो और I माइनस ले लो। सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी? पहले इसकी और आयोडाइड की सबसे ज्यादा। देन सेकंड आओ जी, चार्ज ऑन द एनायन। चार्ज ऑन द एनायन, तो चार्ज ऑन द एनायन का मतलब हो गया, ये तब बात होती है, चार्ज ऑन द एनायन की बात तब होगी बेटा जब स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी। ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, स्पीशीज शुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है ये। ठीक है, लोग मिसिंग कर जाते हैं पढ़ाते समय कि कब चार्ज ऑन द एनायन किसका देखना है। मतलब जैसे कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, इसके ऊपर 4 माइनस लगाओ, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1। जरा इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 6 इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 6 तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और 4 और ऐड कर दिए 10। इसमें भी 7 और 3 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सबके। 10 कैसे आ रहे समझ में आ रहा है ना, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो 7 ये हो गए, 3 ये हो गए, इसका 8 है, 8 और 2 10, इसका 9 है, 9 और 1 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे केस में जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आराम से शेयर करेगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। मतलब पोलराइजेशन। ठीक है, ऐसा क्यों, ये दिमाग में आ रहा होगा ना, तो समझने की कोशिश करो। कार्बन है, इसके ऊपर 4 और एक्स्ट्रा डाल दिए तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन दूर भागने की कोशिश करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे तो कहां जाएंगे, शेयरिंग में जाएंगे। ठीक है, यही इसका रीजन है। तो इस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, C4 माइनस की ज्यादा, देन N3 माइनस, देन O2 माइनस, F माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एनायन। जितने फैक्टर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं बेटा, कोटा के नोट्स उठा लेना, एक भी पॉइंट शायद उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं। ठीक है, ये याद रखना।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोलराइजेशन के या पोलराइजेबिलिटी के, कुछ भी समझ लो एक ही बात है, ठीक है। जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इफेक्ट करती है ऊपर समझाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, जल्दी से समझ लो, फटाफट फटाफट समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन कैसे इफेक्ट करेगी, देखो मेरे पास ये फ्लोरीन है, इसके भाई साहब इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, एक मेरे पास है जी ऑक्सीजन, इसके भाई साहब इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, जितने भी हों। एक है मेरे पास नाइट्रोजन, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। चलो सबसे ज्यादा फ्लोरीन के, तो इससे मान लो H जुड़ रहा है, तीनों से H जुड़ने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो पूरी तरह अपने पास ही खींच कर, कहां जा रहा है तू, मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी कम तो पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एनायन की उतना ही कम पोलराइजेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह पकड़ कर, रुक तेरी मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। फिर ये ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा जी, किसमें ज्यादा होगा बताओ, O2 माइनस, ठीक है। O अगर मैं FO और N का कंपैरिजन करूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैं FON, पोलराइजेशन किसके अंदर ज्यादा होगा, इसके अंदर ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ये ज्यादा शो करेगा, समझ में आ गया। N चार्ज आ जाएगा, N3 माइनस वो अलग है, लेकिन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे समझा रहा हूं, ठीक है। यहां से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये तीन फैक्टर दोनों में याद रखने हैं, दोनों की समरी बना लो, समरी की बना लोगे हर चीज की तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, समरी बना लोगे हर चीज की तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब एक छोटा सा देखो, ये पोस्टुलेट्स थे किसके, किसके पोस्टुलेट थे, ये 3 पॉइंट 6 पॉइंट बेटा फजान रूल के, ये उसने पोस्टुलेशन दे दिया, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पोलराइजिंग पावर पोलराइजेशन वाला किस पे डिपेंड करता है। नाउ समराइज कर लें एक बार, कैटायन डालो एक तरफ डालो एनायन, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई होना चाहिए, इसके लिए कैटायन का साइज शुड बी स्मॉल हो, ठीक है, चार्ज साइज क्या हो बेटा, स्मॉल हो, चार्ज क्या हो, हाई हो, ठीक है, और PNG से स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। एनायन में क्या पढ़ा हमने, साइज लार्ज हो तो अच्छा पोलराइजेशन होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, साइज लार्ज हो। इसके बाद सेकंड क्या था, चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ चार्ज की बात हो रही है मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार्ज की बात हो रही है मतलब नेगेटिव चार्ज हाई हो, ठीक है, जिसका ज्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लो। ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर तभी हाई होगा जब ये मैच करेंगे। समरी हो गई, अभी तक जो पढ़ा हमने लिख लिया, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें जो करना है करो भाई, हमको तो पढ़ाने से मतलब है, तुम्हारी समझ में आना चाहिए, हमें समझाना आना चाहिए, बस खत्म, यही तो बात है, ठीक है। एप्लीकेशंस देखो बेटा कहां कहां यूज होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर से आप ये बता सकते हो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, एप्लीकेशंस डाल देना हेडिंग, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उतना ही कम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, देखो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है बर्तन में, ठीक है, अगर उसके बीच के जो एटम्स हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, तो मैं उसे जब हीट करूंगा, तो जब हीट करते हैं ना तो वो बॉन्ड्स बेटा टूटते हैं, आपस में अलग होते हैं। तो अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा देर में अलग होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो
मैं ये बोल सकता हूं कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कोवलेंट बॉन्ड से, तो कोवलेंट करेक्टर जिनका ज्यादा होगा उसमें हमें ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर जिनका ज्यादा होगा उनका बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा। वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, आसानी से उड़ जाएगा वो लिक्विड। ठीक है, तो कोवलेंट करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड लिखो, कोवलेंट करेक्टर इज इनवर्सली, ऐसे ही लिख लो ना, 1/MPVP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसा क्यों? देखो इसके अंदर भी वाटर क्या होता है, H+ और OH- बन के रहता है, दो आयंस होते हैं H2O के, H+ और OH-। अब कोई आयनिक कंपाउंड है, मतलब जैसे HF है, हाईली आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, H+ इसके साथ चला जाएगा, F- इसके साथ चला जाएगा आराम से। जैसे ही मिक्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के, मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में भी लगने लगता है। इनके में तो लग ही रहा था, अब इनका भी होने लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, याद रखना पोलर हमेशा पोलर में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आराम से आ रहे हो, ठीक है, तो आराम से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन किसी के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, मतलब ये वाली बात आ गई अब, है ना। NaCl तो अच्छा आयनिक कंपाउंड होता है जी, आप ले लो RbCl, इसके अंदर क्या कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व तो होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं हो रहे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग होंगे, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है। तो आयनिक बॉन्ड सॉल्युबिलिटी इन वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोवलेंट करेक्टर इनवर्सली। समझ में आ गया होगा बड़ी इजीली। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो बेटा कि जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसका कलर इंटेंसिटी हाई होगी, कलर इंटेंसिटी हाई। ठीक है, लिख लिया। इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी हम। चलो करें क्वेश्चन, चलो कराओ सर, कराओगे तो कर लेंगे, नहीं कराओगे तो नहीं करेंगे, हमारा क्या है। बंद करें कॉपी, अभी सोते। वैसे भी आप इतनी लंबी लंबी वीडियो खींच देते हैं, हम वैसे ही परेशान हैं। परेशान तो मैं भी हो जाता हूँ बेटा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप फिर क्या है, अगर एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन का और गलती से मेरी वीडियोस देख रहे हो या किसी और की देख रहे हो और आपको पूरा कंटेंट नहीं मिला, आप गालियां देते हो फिर बाद में, है ना। गालियां पड़ती हैं, बिल्कुल पड़ती हैं। साला कुछ नहीं पढ़ाता है, केवल यूट्यूब पे वीडियो बना दी, लेकिन पूरा कंटेंट दिया नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम पूरा कंटेंट देते हैं आपको। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, विच वन इज हैविंग मोर आयोनिक करेक्टर। LiCl, NaCl, KCl और RbCl। एनायन तो सब में सेम है, क्लोराइड क्लोराइड ही है। कैटायन है जी Li+, Na+, K+, Rb+। अब तुम्हें पता है साइज बढ़ता है जब एनायन का, सॉरी सब, जब साइज बढ़ता है कैटायन का तो क्या होगी, तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा, कोवलेंट करेक्टर घटेगा, कोवलेंट करेक्टर घटेगा तो आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। तो इसमें पूछा है विच वन हैविंग मोर आयनिक करेक्टर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी, पहले हम पोलराइजेशन का ऑर्डर लिख रहे हैं, पोलराइजिंग पावर के बेस पे किसका, LiCl में हो रहा होगा, NaCl में, KCl में और देन RbCl में सबसे ज्यादा कम। पोलराइजेशन जो होता है वही कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर हो गया, मतलब यही हो गया। देयरफॉर आयनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा जी, इसका उल्टा हो जाएगा। LiCl सबसे कम, NaCl सब फिर उससे ज्यादा, KCl फिर उससे ज्यादा और RbCl सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, बताओ
NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और KCl का ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है, NaCl KCl में। तो अभी बताया कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे होता है वो भी बताया तुम्हें। तो बताओ Na+ बड़ा कि K+ बड़ा? कौन बड़ा? K+ बड़ा। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, इसके अंदर लो होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। क्लियर? एक ये एग्जांपल ले लो, NaF, NaCl, NaBr और NaI। बताओ इसमें से सबसे ज्यादा वाटर के अंदर कौन सॉल्युबल होगा? कौन सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर? जी जिसमें सॉरी बेटा, जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, सॉरी, जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, उसके अंदर क्या होगा बेटा? उसके अंदर, जिसके अंदर बेटा आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। हमने पूछा है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा? बताओ। आयोनिक कैरेक्टर, कैटायन सेम है तो साइज ऑफ द एनायन के बेस पे क्लासिफाई कर देंगे। सबसे ज्यादा साइज ऑफ द एनायन आयोडीन का होगा, फिर Br, फिर Cl, फिर F। तो यही किसका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बन गया? ये किसका ऑर्डर बन गया? कोवेलेंट कैरेक्टर का, कोवेलेंट कैरेक्टर का। क्योंकि पोलराइजेशन साइज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पोलराइजेशन पे कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयनिक कौन ज्यादा होगा? आयनिक कौन होगा बेटा? इनका उल्टा कर दो, दैट इज NaF, देन NaCl, देन NaBr, देन NaI। ये किसका ऑर्डर हो गया? आयनिक कैरेक्टर का। अब तुम्हें पता है आयनिक कैरेक्टर के वाटर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली। तो सबसे ज्यादा वाटर के अंदर कौन सॉल्युबल होगा? NaF, देन NaCl, देन NaBr, देन NaI। इज इट क्लियर? ओके बेटा, गुड गुड गुड। सर हमें कैटायन समझ में नहीं आ रहा है, कैटायन आपको कहाँ दिख रहे हैं? हमें तो कहीं कैटायन नहीं दिख रहे। देखो भैया, ये अगर F है तो फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ कैटायन के ऊपर, तो फिर ये Na+ दिख रहा है ना, कैटायन दिख रहा है ना। Na को Na+ समझना है, Cl को Cl- समझना है, ठीक है। ये तुम्हारे, अब तुम बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा तो पढ़ लिया है तुमने, ठीक है। चीजों को समझने का प्रयत्न कीजिए जी, प्रयत्न नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है, आराम से कर सकते हो। चलो सॉल्युबिलिटी का भी एक क्वेश्चन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला भी अब तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं, कलर इम्पार्टिंग की बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बस, फाइनल एंड लास्ट। AgF, AgCl, AgBr और AgI कलर बताने हैं जी। तो देखो मैं ही बता देता हूं तुम्हें, ये जो होता है वो कलरलेस होता है, ये जो है व्हाइट होता है। तुमसे पूछेगा why AgCl is white and AgBr is light yellow, केवल येलो होता है, लाइट येलो, एंड AgI is डार्क येलो। ऐसा क्यों डार्क येलो, वाई? ऐसे पूछता है। तो ये फजान रूल का क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे? हमने तुम्हें बताया कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? कलर इम्पार्टिंग नेचर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? कैटायन तो सेम है सब में, बचा क्या? एनायन। तो साइज इसका एनायन का ज्यादा है तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। इसी के कारण क्या होता है? इसका डार्क येलो कलर होता है, फिर कलर इंटेंसिटी थोड़ा कम होती है येलो, फिर उससे भी कम हो जाती है और हल्का पड़ जाता है व्हाइट, फिर बिल्कुल कलरलेस ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, आराम से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी फजान रूल से आया होगा। ठीक है, ये कंपटीशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। ठीक है, अच्छे से देखो, समझो। अगर
नहीं समझ में आता है कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, वीडियो को बेटा लाइक करो अगर तुम्हें सही में सब कुछ हेल्पफुल मिल रहा है तो, काफ़ी हेल्प मिल रही है तो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।